हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नया चैप्टर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक बार आपको चैप्टर अच्छे समझ में आ गया तो आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी। तो बहुत ध्यान से हर लेक्चर को देखिए और चीज़ों को सीखने का प्रयास करिए और समझने की कोशिश करिए। बेटा हम यदि बात करें जीओसी में, हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे क्या, वो डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। क्या डिस्कस करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाती है तो आपका sp, sp2 और sp3 तीन तरह के हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन के पॉसिबल है। sp, sp2, sp3। क्वेश्चन बेटा आते हैं, आपको कंपाउंड देगा, किसी पर्टिकुलर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है। कंपाउंड देगा, नंबर ऑफ सिग्मा और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पूछ सकता है, नंबर ऑफ लोन पेयर पूछ सकता है। वो सारी चीजें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। पहले हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लें तो sp के बाद से रखना पड़ेगा। इसमें क्या है? 1s ऑर्बिटल प्लस 1p ऑर्बिटल। एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होके sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 2 होती है। कितनी होती है बेटा? 2 होती है। ठीक है। अब इसमें अनयूज्ड p ऑर्बिटल कितने होंगे बेटा? sp हाइब्रिडाइजेशन में अनयूज्ड p ऑर्बिटल की संख्या होती है 2। कितनी होती है? 2। भाई देखो, भाई p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक यहाँ यूज हो गया तो p में 2 ऑर्बिटल भी बचे। अनयूज्ड कितने हो गए? 2। बॉन्ड एंगल कितना होता है? बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री होती है इसकी लीनियर। क्या होती है बेटा? लीनियर। और परसेंटेज s कितना होता है? 50%। इतना चीज आपको ध्यान है कि हाइब्रिडाइजेशन यदि sp है तो इसका मतलब एक s और एक p ऑर्बिटल के एटॉमिक ऑर्बिटल के हाइब्रिडाइजेशन से बना है। इसमें अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल की संख्या 2 है, बॉन्ड एंगल 180 है, ज्योमेट्री लीनियर है, परसेंटेज s का कितना है बेटा? 50% है। अब sp2 की बात करें तो 1s प्लस 2p। एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल के आपस में हाइब्रिडाइज होने के बाद बना है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 3 होती है। कितनी होती है? 3। और इसमें अनहाइब्रिडाइज कितना बचा? 1। बॉन्ड एंगल 120। ये होता है ट्राई गोनल प्लेन और इसमें होता है एस कैरेक्टर 33.33। कितना होता है? 33.33%। sp3 बेटा क्या होता है? एक s और 3p। sp3 ऑर्बिटल में एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। बेटा इसमें पूरा का पूरा p यूज हो गया तो ये क्या होगा? 0। अनयूज्ड p ऑर्बिटल की संख्या क्या होगी? 0। कोई भी अनयूज्ड नहीं बचेगा, सारे यूज हो चुके होंगे। बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। कितनी होती है? टेट्राहेड्रल। और ये होता है एस कैरेक्टर होता है 25%। इतना बेसिक इंफॉर्मेशन आपको हाइब्रिडाइजेशन का पता है। sp, sp2, sp3। अब आपको कुछ मॉलिक्यूल दे रहे हैं जिसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है या करना है। देखिए ऐसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल CH C ट्रिपल बॉन्ड CH2 COH। आपसे पूछा जाए ईच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। थोड़ा देखिए, हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन निकालना बहुत आसान है। सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, एक बार काउंट करिए। पॉजिटिव चार्ज को काउंट नहीं करते, और इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करते, नेगेटिव चार्ज को काउंट करते हैं, लोन पेयर को काउंट करते हैं। फिर सुन लीजिए, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, एक बार काउंट करते हैं, एक ही बार काउंट करते हैं। पॉजिटिव चार्ज को काउंट नहीं करते, नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर को एक बार काउंट करते हैं। चलिए देखिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए भाई ये आपका CH3 लिखा है, इसका मतलब ये है क्या बेटा? एक्चुअली ये है क्या? एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं।
तो जोड़िए sp1 p2 p3, इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp3, इसका sp1 p2 sp2, इसका थी s, एक हाइड्रोजन p1 और ये वाला बॉन्ड p2 sp2। इसमें देखिए sp1 दो हाइड्रोजन लगा अपना sp1 p2 p3, इसका sp3 sp ट्रिपल बॉन्ड हो कोई भी हो, एक बार गिनेंगे sp sp sp1 p2 p3 sp3 COH में क्या होगा होगा sp2, क्यों कि COH का बॉन्ड ऐसा होता है डबल बॉन्ड OH, देखिए sp1 p2 क्या होगा sp2 का। तो आपसे कोई भी मॉलिक्यूल दे किसी पर्टिकुलर कार्बन का आपसे भी हाइब्रिडेशन पूछता है, बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। जैसे देखिए CH3 CH CH3, यदि इसमें आपको हाइब्रिडेशन पूछे, इसका देखिए 3 है sp1 p2 p3, इसका sp3 sp1 और ये हाइड्रोजन p2, क्योंकि पॉजिटिव बॉन्ड नहीं करते तो sp2, तो इसका sp3। यदि आपका कार्बन आयन होगा सेम टाइप का CH3 CH CH3 निगेटिव, तो निगेटिव चार्ज काउंट करते हैं sp1 p2 p3, इसका sp3 sp1 इस हाइड्रोजन का p2 और इस नेगेटिव चार्ज से p3 sp3, इसका भी sp3। आपसे बेटा मॉलिक्यूल देके नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज पूछ सकता है, या फिर ये पूछ सकता है कि इसमें कितने sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है या sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन जब भी आएगा आप आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली हो जाता है। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, क्या था बेटा कैलकुलेशन ऑफ number of sigma and number of pi, नंबर ऑफ सिग्मा और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड दोनों का सम पूछ सकता है, दोनों को अलग अलग पूछ सकता है। तो ये भी आपसे पूछता रहता है सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या बताइए या दोनों का सम बताइए। तो देखिए बेटा आपको मैं लिख रहा है कंपाउंड CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Cl, ये आपको दिया मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल है कोई दिक्कत नहीं। सिंगल बॉन्ड 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड 1 सिग्मा प्लस 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा प्लस 2 पाई। ये आपको ध्यान रखना है, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा, डबल बॉन्ड कंटेन 1 सिग्मा 1 पाई एंड ट्रिपल बॉन्ड कंटेन 1 सिग्मा 2 पाई। तो देखिए बेटा ध्यान रखिए, इसको मैं सबको सिखाना एक बार मैं फैला देता हूँ, सिर्फ बाकी आपको हमेशा ऐसा ही लिखा मिलेगा, आपको समझना इसी तरह से होगा। CH H CH डबल बॉन्ड CH होना चाहिए बेटा, इसको H की वजह से डिस्टर्ब होती, CH C ट्रिपल बॉन्ड। देखिए सिग्मा जोड़िए 1 सिग्मा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 सिग्मा। क्रॉस चेक कर लिए एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। पाई बॉन्ड का यहाँ पर बड़े डबल बॉन्ड 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड 2 पाई, 15 सिग्मा और 3 पाई, 15 सिग्मा और 3, बहुत आसानी से आपने बता दी। 15 सिग्मा और 3 पाई किसी भी मॉलिक्यूल का दे बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ CH3 CH2 CO CH2 COH, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, CO मतलब C डबल बॉन्ड O है, इसमें कितना सिग्मा होगा बेटा जोड़िए, 3 सिग्मा यहाँ, 4 2 6 7 8
9 2 11 12 13 14 15 सिग्मा कितने हो गए 15 सिग्मा। मैं एक बार खोल देता हूँ, ओपन कर देता हूँ टेस्ट को ताकि आपको कंफर्म हो जाए कैसे किया मैंने। CH वहाँ पर आपको ओपन करने समय नहीं रहेगा, आपको अपना प्रैक्टिस से चीज़ें क्लियर करनी है, लेकिन एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए क्योंकि ऑप्शन मिल जाए इसका मतलब ये आंसर सही हो। क्रॉस चेक करना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सही है। फिर सिग्मा पाई कहता हूँ, एक पाई डबल वन यहाँ है, डबल वन यहाँ है, तो 2 पाई। तो हमने देखा बहुत आसानी से कोई भी मॉलिक्यूल मिलता है हमें, उसमें हाइब्रिडाइजेशन किसी भी कार्बन का या उस मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, आप बहुत इजीली बता सकते हैं, बहुत इजीली बता सकते हैं। तो आपको निकालना आना चाहिए। कॉपी कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, कॉपी कर लीजिए। जीओसी बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या थोड़ा क्या है क्रिटिकल भी। क्रिटिकल इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट है, तो आपको शुरू में इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको। लेकिन ये कि आप यदि इसको सीखने का इच्छा बना लेंगे, मुझे इसको सीखना ही है और मुझे ये आ जाएगी, तो आपको आ जाएगी। एक बार आपको जीओसी आ गई, फिर हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगी इस चीज़ सीखने में। क्योंकि जब हम बात करेंगे कि यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट वर्क कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्क कर रही है, तो फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा तो वहाँ फिर ढूंढते रहेंगे कॉन्सेप्ट। इसलिए जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा अच्छे से सीखिए। हम बहुत आराम से इसको पढ़ाएंगे, क्योंकि ये एक बार आपने सीख लिया फिर हमको चैप्टर्स पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भाई आप देखिए हाइड्रोकार्बन्स में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, किसकी ज़्यादा होती है किसकी कम होती है। होता क्या होता है, देखिए एस ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल, वह होता है न्यूक्लियस के पास। स्फेरिकल और न्यूक्लियस का स्फेरिकल है, तो जितना ज़्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के उतना पास होगा। इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के पास होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। या इसको तो समझिए, एज परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोकार्बन या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पर्टिकुलर कार्बन इंक्रीजेस। जैसे जैसे परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी पर्टिकुलर कार्बन क्या होगी, इंक्रीज होगी। समझिए, हम बात करें sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 हाइब्रिडाइज से ज़्यादा होती है, और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि यदि हम परसेंटेज s की बात करें तो यहाँ पर 50% है, इस जगह पर 33.33% है, और यहाँ पर सिर्फ 25% है। तो क्योंकि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में परसेंटेज एस करेक्टर सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन जो होगा, जो आपका sp हाइब्रिडाइज कार्बन होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। यानी sp हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा उसका इसीलिए देखिए आप जो एसिटिलीन का कार्बन होता है बेटा, वो क्या होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इसलिए इसका हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक है। यदि आप इसको NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो यह CH ट्रिपल बॉन्ड C- Na+ साल्ट फॉर्म करता है। क्यों फॉर्म करता है, क्योंकि एसिटिलीन के जो मतलब एल्काइन कार्य प्रभाव, तो एल्काइन के जो टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं वो हमेशा एसिडिक होते हैं। क्यों एसिडिक होते हैं, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये आसानी से एज H+ रिमूव कर सकता है। इसको बेस मिल जाएगा तो एज H+ इसको रिमूव कर देगा। जब यहाँ से H+ रिमूव हो जाएगा तो ये OH के साथ क्या हो जाएगा, H2O निकल जाएगा और साल्ट फॉर्म हो जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज़्यादा है, तो जो CH के बीच में शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होगा वह कार्बन की तरफ ज़्यादा होगा, तो एज H+ निकलने की टेंडेंसी की क्या होगी, ज़्यादा। अब हम कुछ सीखते हैं। अगला पॉइंट, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
परसेंटेज एस कैरेक्टर, यानी जितना ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी, इनवर्स रिलेशन होगा उतनी ही कम होगी। तो देखिए हम बात कर रहे हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ पर बेटा 25%, यहाँ पर 33.33% और यहाँ पर 50%, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और बॉन्ड लेंथ जो होती है, बॉन्ड लेंथ जो होती है इसकी होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। किसकी? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ यानी कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। क्यों डिक्रीज कर रही है बेटा? क्योंकि देखिए बहुत सिंपल सा फिनोमेना है भाई, सिंगल बॉन्ड है, ये दोनों है कार्बन, सिंगल बॉन्ड होगा, जब एक बॉन्ड और बनेगा तो करीब आएंगे, ट्रिपल बॉन्ड में और करीब आएंगे, जब करीब होंगे तो बॉन्ड लेंथ भाई दोनों के बीच की डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ होगी, तो बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड में डबल ट्रिपल, तो जब जैसे आपका नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी और बॉन्ड लेंथ घटेगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ इसलिए बढ़ेगी भाई सिंगल बॉन्ड सिग्मा स्ट्रॉन्गर है पाई से, लेकिन डबल बॉन्ड के पास एक सिग्मा और एक पाई है तो स्ट्रॉन्गर होगा, ट्रिपल के पास एक सिग्मा दो पाई है, सिंगल बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होगा डबल बॉन्ड, उससे स्ट्रॉन्ग होगा ट्रिपल बॉन्ड। और बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, डबल की उससे कम होगी, ट्रिपल की उससे कम होगी। कॉपी हो गया, हम आगे बढ़े, कॉपी कर लिया बेटा। इसी तरह जो आपका कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा वो भी इफेक्टेड होता है। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जो हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, sp2 वाले से थोड़ा कम होगी, sp3 वाले से और कम होगी। इसकी बात कर लें हम, यानी जो आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड लेंथ है उसकी वैल्यू 1.10 है। आपको वैल्यू याद नहीं रखनी है, मैं आपको फिर बता दूं, आपको ट्रेंड याद रखना है और क्यों घट रहा है क्यों बढ़ रहा है इसका कॉन्सेप्ट समझना है। वैल्यू याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ रीजन बिहाइंड दिस चेंज ये याद रखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बॉन्ड लेंथ घट रही है, ऐसा क्यों हो रहा है कि बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो कार्बन इस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होगा उसका बॉन्ड लेंथ था 1.10 एंगस्ट्रॉम और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ होगा उसकी वैल्यू होती है 1.09 एंगस्ट्रॉम और sp हाइब्रिडाइज कार्बन और हाइड्रोजन में बॉन्ड लेंथ होगी उसकी जो वैल्यू होगी 1.06 एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यूज है 1.10 एंगस्ट्रॉम, 1.09 एंगस्ट्रॉम, 1.06 एंगस्ट्रॉम, ये तीन। देखिए इसमें sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है और इसमें sp हाइब्रिडाइज कार्बन है। ठीक है, अब अगला पॉइंट आते हैं बॉन्ड एनर्जी का। ये आपको पता है, फिर लिख रहे हैं हम बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितना बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी और इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। ओके, जितना ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। तो जो बॉन्ड एनर्जी का ट्रेंड है, बॉन्ड एनर्जी का बड़ा जो ट्रेंड है वो ट्रिपल बॉन्ड का ज़्यादा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से और वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से। ट्रिपल बॉन्ड में परसेंटेज सेक्टर 50% है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा बॉन्ड लेंथ कम। डबल बॉन्ड में 33.33% है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा बॉन्ड लेंथ कम, इससे ज़्यादा होगी और यहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ और कम तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला मुद्दा आता है, अगला टर्म आता है एसिडिटी का।
एसिडिक स्ट्रेंथ का। कॉपी कर लिया बेटा, कॉपी हो गया। आगे हम बात करते हैं अब एसिडिक या एसिडिटी का। हाइड्रोकार्बन्स की एसिडिटी की बात की जाती है, जो कि परसेंटेज कैरेक्टर से डिसाइड होगी, उसकी बात हम कर रहे हैं। यदि हम सिर्फ सिंपली एसिडिटी का ट्रेंड कई तरह पूछा जाता है, अभी इसकी बात करें तो वाटर ज़्यादा एसिडिक होगा किससे, अमोनिया से, और अमोनिया ज़्यादा एसिडिक होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH से। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इधर से इधर क्या हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम डिक्रीजेज, तो एसिडिटी डिक्रीजेज। यानी वाटर का एसिडिक स्ट्रेंथ अमोनिया से ज़्यादा होगा और अमोनिया का एसिटिलीन से ज़्यादा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, इसको आपको याद रखना। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एसिटिलिक कार्बन। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, इसकी उससे ज़्यादा, इसकी सबसे ज़्यादा, इसीलिए इसका हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक है, इसका उससे कम, इसका उससे कम। और यदि हम हाइड्रोकार्बन में बात करें तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 का उससे कम, और CH3 का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम। ऐसा इसलिए हो रहा है, इधर से जाने पे क्या हो रहा है, परसेंटेज S कैरेक्टर डिक्रीजेस। यहाँ पर 50%, यहाँ पर 33.3% और यहाँ पर 25%। तो जिससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। ओके बेटा, कॉपी कर लीजिए, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो हम बात करते हैं डायपोल मोमेंट की। डायपोल मोमेंट आपने, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हैं, बहुत डिटेल में पढ़ रखा है बेटा। यहाँ हम उसको जस्ट आपका रिवाइज करा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं डायपोल मोमेंट पे, तो अभी हम जस्ट को रिवाइज करा देते हैं। इधर हो गया बेटा। डायपोल मोमेंट की बात की जाए तो आपको पता है डायपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू डी होता है, यानी चार्ज इंटू डिस्प्लेसमेंट। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ यह डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। और बॉन्ड मोमेंटम के वेक्टर सम, जो किसी भी मॉलिक्यूल का, जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे उसमें बॉन्ड मोमेंटम और लोन पेयर मोमेंटम का वेक्टर सम होता है किसी भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट। ठीक है, वो डिपेंड करेगा उसके स्ट्रक्चर पर, उसकी ज्योमेट्री पर। वही बात करना है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ डाटा आपको दिया जाएगा, डाटा से क्वेश्चन आते हैं बेटा। कुछ कंपाउंड आपको मैं बताएंगे, उससे क्वेश्चन डायपोल मोमेंट होता क्या है। डायपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू होता है Q इंटू डी, मतलब Q मतलब चार्ज इंटू डिस्प्लेसमेंट। और यह क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या बेटा, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिपेंड्स अपॉन both magnitude and direction. Dipole moment is a vector quantity, depends upon both magnitude and direction. Dipole moment symmetrical molecule का होता है, वो क्या होता है, dipole moment of symmetrical compounds is always zero.
जो सिमेट्रिकल कंपाउंड होंगे उनका डाइपोल मूवमेंट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। जैसे CH4 CCl4 BF3 BH3 CO2 CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH एटसेट्रा। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या होता है बेटा, जीरो होता है। इधर हो गया बेटा, इधर कॉपी कर लिया। और जो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं उनका क्या होता है, नॉन जीरो। डाइपोल मोमेंट ऑफ अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल इज नॉन जीरो। डाइपोल मोमेंट ऑफ अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, dipole moment of dipole moment of unsymmetrical compounds are always नॉन जीरो। यानी म्यू क्या होता है, नॉन जीरो। तो आपको किसी भी कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट डिसाइड करने से पहले देखना होगा वो सिमेट्रिकल है या नहीं है। यदि सिमेट्रिकल है तो जीरो होगा, अनसिमेट्रिकल है तो नॉन जीरो होगा। ओके, क्योंकि जीरो नॉन जीरो पर भी क्वेश्चन आता है एक। और यदि जीरो होगा इसका मतलब वो क्या होगा, वो होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। यदि जीरो है इसका मतलब क्या है, वह नॉन पोलर है। क्या है बेटा, नॉन पोलर। और यदि नॉन जीरो है तो पोलर मॉलिक्यूल है। क्या है बेटा, पोलर मॉलिक्यूल है। ये ध्यान रखिए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कब होगा, जब म्यू इक्वल टू जीरो। म्यू नॉन जीरो है तो नॉन मतलब पोलर मॉलिक्यूल होगा जब नॉन जीरो होगा, और नॉन पोलर होगा जब जीरो होगा। कुछ आपको डाटा भी याद रखने हैं। जैसे देखिए, यदि हम बात करें तो CHF3 का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा CHCl3 से, ज़्यादा होगा CHBr3 से, और उसका ज़्यादा होगा CHI3 से। ऐसा इसलिए हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन जब इधर से इधर जा रहा है, लेफ्ट साइड जाए, डिक्रीजेस, इसलिए डाइपोल मोमेंट डिक्रीजेस। और उसके बाद बात करें NH3 का ज़्यादा होता है किससे, PS3 से, वो ज़्यादा होता है ASH3 से, और वो SbH3। यहाँ पे वही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीज। नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, उससे कम फॉस्फोरस का, उससे कम आर्सेनिक का, सबसे कम एंटीमनी का, Sb का। ग्रुप में नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिव घटती है, इसलिए ग्रुप में नीचे आने पर डाइपोल मोमेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसलिए डाइपोल मोमेंट क्या हो रहा है, डाइपोल मोमेंट क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज कर रहा है। अब हम बात करते हैं कुछ और कंपाउंड्स की जो पूछे जाते हैं। आपको बेटा ये डाइपोल मोमेंट के सबके जितने आपको एग्जांपल दे रहे हैं सारे लगभग आप समझ भी जाएंगे, याद भी रखेंगे। क्वेश्चंस आते रहते हैं, आप क्वेश्चंस हर समय डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन अक्सर आता है, तो आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। हम बात करें यदि एल्कीन की, डाई सब्स्टिट्यूट एल्कीन आपका है, ये क्या बेटा आपका, ये आपका ट्रांस, इसके लिए म्यू हमेशा जीरो होगा। और सिस के लिए एक्स आपका है बेटा हैलोजन। एक्स क्या है, एक्स आपका हैलोजन है। ये क्या है बेटा, ये है सिस। ये यहाँ पर म्यू नॉन जीरो होगा। एक्स आपका क्या है, एक्स है हैलोजन, यानी फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। तीनों में कोई भी होगा, उसके ट्रांस आइसोमर का जो होगा वो डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, जबकि सिस वाले का नॉन जीरो होगा। सिस वाले क्या होगा, नॉन जीरो होगा। अगला देखिए, यदि हम ब्यूटाडाइन की बात करें, 2 ब्यूटाडाइन की बात मतलब
टू ब्यूटेन की बात करें तो सिस टू ब्यूटेन और ट्रांस टू ब्यूटेन दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। सिस टू ब्यूटेन का होता है 0.33 डिवाइड, जबकि ट्रांस टू ब्यूटेन का डाइपोल मोमेंट होता है 0। क्या होता है बेटा? 0। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी पूछ सकता है। एग्जाम्पल दिया रहेगा उसमें आपका सिस टू ब्यूटेन और ट्रांस टू ब्यूटेन होगा, तो ट्रांस टू ब्यूटेन का क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है बेटा? 0 होता है। इधर हो गया बेटा? ऐसा नहीं बेटा कि हमेशा ट्रांस का 0 ही होता है, नॉन 0 भी होता है। यदि बदल देंगे, सिमेट्रिकल नहीं होगा, बात है ना बेटा, सिमेट्रिकल नहीं होगा तो वो क्या होगा? नॉन 0 होगा। क्योंकि जब तक इक्वल एंड अपोजिट नहीं होगा, कैंसिल आउट नहीं होगा बॉन्ड मोमेंटम, और बॉन्ड मोमेंटम यदि कैंसिल आउट नहीं होगा तो डाइपोल मोमेंट होगा। जैसे हम इसी में कर दें C2H5, इसको देखिए, ये हम Cl कर दें, इधर Br कर दें, इधर H, तो ये भी ट्रांस है, लेकिन इसके लिए म्यू नॉन 0 होगा क्योंकि यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं होगा। जिस बॉन्ड का मोमेंटम अलग होगा इसका अलग होगा, ये तो कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो इसका म्यू नॉन 0 होगा। और देखिए इसका बॉन्ड मोमेंटम म्यू इक्वल टू होता है 2.54 डिवाइड, और जबकि इसके ट्रांस का कार्बोक्सिलिक का ट्रांस कार्बोक्सिलिक का 0 नहीं होगा बेटा। इसका क्या होता है? इसका होता है म्यू इक्वल टू 2.38 डिवाइड, देखिए कैंसिल आउट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिमेट्रिकल नहीं होगा, क्योंकि होता क्या है, ये सेम प्लेन में नहीं है, अलग अलग होगा। C डबल बॉन्ड OH होता है तो कैंसिल आउट नहीं होता है बॉन्ड मोमेंटम COH का, कैंसिल आउट नहीं होगा। वैल्यू इसकी वैल्यू क्या है? 2.38 डिवाइड, ट्रांस है लेकिन फिर भी ये म्यू 0 नहीं है, म्यू नॉन 0 है। हम बात करते हैं, ये लिखते हैं डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मतलब दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, तो क्या क्या हो गया? ऑर्थो आइसोमर होगा, मेटा होगा, पैरा होगा। क्या होगा बेटा? ऑर्थो होगा, मेटा होगा, पैरा होगा। इसमें केस फर्स्ट, यदि केस फर्स्ट की बात करें तो क्या है? when both group are electron withdrawing group, when both group are electron withdrawing group, or both group are electron donating group, यानी जब आपका डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो उसमें पहला केस जो हमने लिया है उसमें क्या है? या तो दोनों को दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, या दोनों के दोनों क्या हो? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो। ऐसी कंडीशन है तो क्या होगा डाइपोल मोमेंट? किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, किस आइसोमर का ज्यादा होगा, कम होगा, इसकी बात आपको याद रखनी है। पहली बात आपको पहचानना है कि जो आपको डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन दे रखा है उसमें विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है कि डोनेटिंग ग्रुप लगा है। दोनों विथड्रॉइंग हो या दोनों डोनेटिंग हो तब ये ट्रेंड होगा। दोनों ही इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो या दोनों ही डोनेटिंग ग्रुप हो तब ये लगेगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। उस केस में ऑर्थो डेरिवेटिव का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा, उससे कम मेटा डेरिवेटिव का, और सबसे कम पैरा डेरिवेटिव। आपको पता है ऑर्थो के लिए वो यूज करते हैं, मेटा के लिए हम, पैरा के लिए पी। हमने यहाँ पे पूरा दिया है, यानी जब दोनों के दोनों या तो विथड्रॉइंग ग्रुप हो या डोनेटिंग ग्रुप हो, उस केस में ऑर्थो आइसोमर का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, उससे कम मेटा का, उससे कम पैरा का। तो देखिए थोड़ा समझिए, पैरा के 0 वाले भी आपको ध्यान रखना है, Cl
म्यू इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं लिखवा रहा हूँ बेटा, खूब आते हैं ये, आपको ध्यान रखना है। कई बार पूछे जा चुके हैं किसका 0 होगा किसका नॉन 0 होगा। मैं लिख रहा हूँ इसीलिए, जो एग्जांपल्स पूछे गए हैं वो मैं आपको सारे लिखवा दे रहा हूँ। आपको ध्यान रखना है म्यू 0। अब देखिए OH OH ग्रुप लगा है, यानी हाइड्रोक्यूनोन है, ये पहला पोजीशन पे लगा है, तो म्यू होगा नॉन 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ चुका है ये एग्जाम्पल, कई बार पूछ चुका है। यहाँ भी म्यू नॉन 0, तो रट मत लीजिएगा कि पैरा है तो म्यू 0 ही होगा। किसका 0 होगा किसका नहीं 0 होगा, यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कि बच्चे रट लेते हैं कि पैरा का 0 ही होगा, पैरा का बड़ा 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इसलिए ऐसा होता है। मैं थोड़ा आपको इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। इसमें होगा क्या, जो आपका तीनों वही कॉन्सेप्ट लगेगा। एक्चुअली ये बॉन्ड ऐसा होता है, 2 लोन पेयर होगा तो दोनों का बॉन्ड मोमेंटम इधर इधर होगा, तो दोनों क्या सम अप हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इस लोन पेयर का मोमेंटम इधर, इसका इधर सम अप हो जाएगा, इसीलिए यह नॉन 0 होगा। जबकि इन सब में क्या होगा, इक्वल अपोजिट कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्वल अपोजिट यहाँ यहाँ कैंसिल आउट होगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट नहीं होगा, इसीलिए इनका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। केस 2, भाई केस 1 की बात हो गई। इधर कॉपी कर लिए बेटा, कॉपी कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो जाएगा ठीक। ओके, तो आपको चीज़ों को सीखना है, किसका 0 होगा किसका 0 नहीं होगा। क्यों 0 नहीं होगा हमने आपको बता दिया, क्योंकि वो सेम प्लेन में नहीं होगा, तो इक्वल अपोजिट नहीं होगा, कैंसिल आउट नहीं होगा, इसीलिए नॉन 0 होगा। दूसरा केस है केस 2। केस 1 क्या था कि जब दोनों ही जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए दोनों है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुआ। अब हम बात करते हैं when one group is electron donating and other is electron with ड्राइंग ग्रुप। एक ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। उस केस में पैरा आइसोमर, जो पैरा डेरिवेटिव होगा, उसका डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा। किसका होगा, पैरा का। जस्ट उल्टा, उस वाले में ऑर्थो का ज़्यादा, मेटा का, उससे हम पैरा का, यहाँ पैरा का ज़्यादा, फिर मेटा, डेरिवेटिव, और देन ऑर्थो। तो यदि दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे तो ऑर्थो का सबसे ज़्यादा, फिर मेटा, फिर पैरा। यदि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो पैरा सबसे ज़्यादा, देन मेटा, देन ऑर्थो। ये ध्यान रखना है आपको, इसे मैंने बना दिया है एग्जाम्पल। CS3 CN CS3 CN और CS3 CN। थोड़ा इसी के साथ ये लेक्चर हम अपना यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। धीरे धीरे हम लोग जीओसी बेटा पढ़ेंगे। आपको करना ही है कि वीडियो को पूरा देखना है और इस उम्मीद से देखना है कि मुझे सीखना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो आपको चीज़ों को सीखना है। वीडियो एक बार पूरा देखिए, समझ में आपको आता है तो द गुड है, नहीं आता दोबारा पूरा देखिए। चीज़ों को बेटा समझना है, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से आए, क्योंकि वैसे मेरा स्पेशलाइजेशन जो केमिस्ट्री में है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही है। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि जितनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे आती है
उतनी कम से कम आपको भी आए, ताकि आप क्वेश्चन अच्छे से अच्छा कर सकें। मेरा पूरा प्रयास रहेगा, मैं पूरी अपनी 100% दूंगा, आपको भी अपना 100% देना है। यदि दोनों लोग 100% देते हैं बेटा तो जरूर से जरूर हम लोग कंपटीशन बीट करेंगे और सिलेक्शन लेंगे। ओके, थैंक यू।